गरीब सास की पेटू बहू। चंदा की शादी चमन से हो जाती है, जिसके बाद चंदा शादी करके चमन के साथ उसके घर आ जाती है। शादी के बाद चंदा घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और उन्हें पूरी तरह संभाल भी लेती है और घर के सभी सदस्यों की देखभाल भी अच्छे से करती है। चंदा का स्वभाव देखकर उसकी सास पार्वती उससे बहुत खुश होती है और अपनी सभी सहेलियों से कहती है, अरे बहनों, जब से मैंने अपने बेटे चमन की शादी चंदा से की है, चंदा इतनी अच्छी बहू है कि मैं क्या बताऊं। जानते हो, हर एक चीज में बचत भी बहुत अच्छे से करती है। घर को किस प्रकार चलाना चाहिए ये तो मेरी बहू चंदा से सीखो। अरे वाह पार्वती बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे कम से कम तुम्हारी गरीबी को समझकर तो चलती है। मेरी बहू से तो दिन भर टीवी दिखवा लो या फिर उससे आराम करवा लो, बस यही कर सकती है। इसके अलावा तो उसे कुछ आता ही नहीं। सभी अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां करने लगती हैं। पार्वती को अपनी बहू की तारीफ करते हुए बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चलने लगता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद रात के समय चंदा की आंख खुल जाती है और वो अपने पति को देखते हुए कहती है, हे भगवान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तो गहरी नींद में सो रहे हैं, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने बिस्तर से निकलकर सीधा रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस बिरयानी की। इसे जल्दी से गर्म कर लेती हूँ, फिर इसे बैठकर आराम से खाऊंगी। चंदा बिरयानी गर्म करके खाने लगती है, जिसके बाद वो चुपचाप जाकर सो जाती है। अगले दिन चंदा रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उसकी सास पार्वती उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, अरे चंदा, तुम खाना क्यों बना रही हो? कल रात की ढेर सारी बिरयानी फ्रिज में रखी है, उसे ही गर्म कर लो। अरे माँ जी, फ्रिज में तो कोई बिरयानी नहीं है, मैंने सुबह ही देखा है। अरे बहू, ठीक से देख, फ्रिज में वहीं कहीं बिरयानी रखी होगी। पार्वती खुद ही फ्रिज खोलकर देखती है, लेकिन उसे फ्रिज के अंदर बिरयानी कहीं नहीं दिखाई देती, जिसके बाद पार्वती सोच में पड़ जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? इतनी सारी बिरयानी आखिर गायब कहाँ हो गई? चंदा चुपचाप खाना बनाती रहती है और किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद पार्वती वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई बार किचन से रात का बचा हुआ खाना गायब हो जाता है। पार्वती को कुछ समझ नहीं आता। आखिर ये सब क्या हो रहा है? लगता है रात के समय चमन खाना खाने के लिए उठता होगा और खाना खाकर सो जाता होगा। आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। पार्वती उस दिन रात के समय सोती नहीं है। जैसे ही रात के समय पार्वती को किचन से हलचल महसूस होती है, वो तुरंत किचन में जाकर देखने लगती है। आज तो मैं इस चमन के बच्चे को अच्छे से बताऊंगी। रोज रोज रात के समय किचन से सारा खाना खा जाता है। अरे इसी तरह चलता रहा तो पैसों की बचत कैसे होगी? ये सोचकर पार्वती जैसे ही किचन का दरवाजा खोलती है, उसे किचन के अंदर उसकी बहू चंदा खाना खाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखते ही पार्वती अपने मन ही मन सोचने लगती है, ओहो, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बहू तो पेटूली निकली। हे भगवान, खाना खाते समय तो ये बिल्कुल हबसन लग रही है। कुछ देर पार्वती चंदा को खाना खाते हुए देखती रहती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चंदा रसोई में खाना बना रही थी। उस समय भी उसके दिमाग में खाने के बारे में ही चल रहा होता है। आज तो मैं बहुत सारी चिकन करी बनाऊंगी, बहुत दिनों से चिकन करी खाने का मन कर रहा है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी पार्वती किचन में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, क्या बना रही हो आज? माँ जी, अभी तो मैं नाश्ते के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि दोपहर में चिकन करी बना लूं। अच्छा, चिकन करी, ठीक है। आज तुम जो मन करे ना वही बना लो। ऐसा कहकर पार्वती चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके बाद चंदा खुशी खुशी सबके लिए नाश्ता बनाकर दोपहर के समय चिकन कड़ी बनाना शुरू कर देती है। चंदा अपने आप 3 किलो चिकन लेकर आती है और उससे चिकन कड़ी बनाती है। जैसे चिकन कड़ी बन जाती है, कमला चिकन कड़ी की खुशबू सूंघते हुए कहती है, अरे वाह, क्या खुशबू है। पेट में तो बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं, लेकिन पहले मैं एक बार फ्रेश होकर आ जाऊं, उसके बाद पेट भर के खाऊंगी। ऐसा सोचकर चंदा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी हमारे साथ खा लो। नहीं नहीं माँ जी, आप सब लोग आराम से खाइए, मैं बाद में खा लूंगी, मेरी चिंता मत कीजिए। चंदा वहां खड़ी हुई सबको चिकन कड़ी परोसती है, जिसके बाद जब सब लोग
कड़ी चिकन खा लेते हैं तो वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सबके खाने के बाद चंदा एक बड़ी सी थाली में अपने लिए चिकन कड़ी परोसती है और सीधा अपने कमरे में ले जाती है। बस बस, बहुत हुआ इंतजार, अब तो मैं चिकन करी खा कर ही रहूंगी। चंदा तुरंत चिकन कड़ी के ऊपर टूट पड़ती है। देखते ही देखते वो पूरी थाली चट कर जाती है, लेकिन खाने के कुछ ही देर बाद चंदा के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं खाने से पहले फ्रेश होने गई थी, लेकिन अब दोबारा से। चलो कोई बात नहीं, लगता है ज्यादा खाने की वजह से हो रहा है। ऐसा सोचकर चंदा दोबारा से फ्रेश होने जाती है। जिसके बाद वो फ्रेश होकर आती है कि तभी उसके पेट में दोबारा से गुड़गुड़ होने लगती है, जिसकी वजह से चंदा को दोबारा फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे ही 5 मिनट में चंदा 5 बार टॉयलेट के चक्कर लगा लेती है, जिसके बाद उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? मेरा पेट, ओहो, मेरा पेट तो बहुत ही बुरी तरह से गुड़गुड़ कर रहा है। अब मैं क्या करूं? चंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती उसे चुपचाप देख रही थी, जिसके बाद पार्वती अपने मन में कहती है, अब आएगा मजा। आखिर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। एक तो हम लोग गरीब हैं, इतना हमारे पास पैसा नहीं है जितना मेरी बहू खाना खाती है। हे भगवान, तेरी भी लीला अपरंपार है, लेकिन मुझे माफ कर देना। ये सब इसको सबक सिखाने के लिए किया है। ऐसा सोचकर पार्वती थोड़ी देर चुपचाप चंदा को देखती रहती है, जिसके बाद कुछ देर में ही पार्वती चंदा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कोई परेशानी है क्या? चंदा को ना चाहते हुए भी पार्वती को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, जिसके बाद पार्वती उसके बात सुनते ही उससे कहती है, यही तो बात है। अरे अगर हद से ज्यादा खाना खाओगे तो बीमार हो ही जाओगे। इसीलिए तुम्हें हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितना तुम्हारा पेट डाइजेस्ट कर सके। इतनी चटोरी जुबान की वजह से आज तुम्हें इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। पार्वती तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे दवाई लेकर आती है और चंदा को दे देती है। दवाई खाने के थोड़ी देर बाद ही चंदा ठीक हो जाती है और अपनी सास पार्वती से कहती है, आज मुझे पता चला कि ज्यादा खाने की वजह से कितनी परेशानी हो सकती है। शादी से पहले माँ मुझे हमेशा समझाया करती थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आज के बाद मैं कभी भी हद से ज्यादा नहीं खाऊंगी। चंदा की बातें सुनकर पार्वती अपने मन ही मन सोचती है, क्या बात है, मेरे जमाल घोटा ने तो अपना कमाल दिखा ही दिया। आखिरकार मेरी बहू को आटे दाल की कीमत पता चल गई। अब बहू को समझ आ जाएगा कि खाना हमेशा लिमिट से ही खाना चाहिए। पार्वती ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी गरीबी को देखकर वो ऐसा करने पर मजबूर हो गई। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान बार बार वही गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। 5 बहुओं का एक पति। ब्रिजेश बाजार से खरीदारी करके देर सांझ घर की दहलीज से भीतर दस्तक देता है। शर्मिला, रमीला, करिश्मा, करीना, सोनम, अरे कहाँ हो? देखो बाबूजी अपनी बेटियों के लिए क्या लाए हैं। आवाज सुनकर 5 बहनें एक ही भांति का पहरावा पहने बाहर आती हैं। पिताजी, आपने हमें पुकारा? हाँ मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए तोहफे लाया हूँ। खोल कर देखो। 5 बहनें खुश मन से अपने बॉक्स खोल कर देखती हैं कि सभी एक साथ बुरा बेबाक मुंह बना लेती हैं। ये देख ब्रिजेश बोलता है, क्या हुआ, तुम 5 को तोहफा पसंद नहीं आया क्या? बाबूजी, आप जानते हैं ना, ये नारंगी रंग हम बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये रंग हम 5 पर एकदम बेहुदा बकवास लगता है। इससे बेहतर तो आप हम बहनों को पैसे दे देते, हम बहनें बतौर खुद खरीदारी कराते। मेरी खरीदारी में खामियां तो निकाल दी, अब जरा बताओ तुम्हें चाहिए क्या? ब्रिजेश के पूछने पर 5 बहनें एक ही शब्द स्वर से बोलती हैं, सिंपल सा सुनहरा सूट। जानता था मैं कि ऐसा ही जवाब होगा तुम 5 का। जब देखो 5 की 5 एक सी पसंद के पीछे समान सुरताल पकड़े रहती हैं। बाबूजी, अब हम बहनों की पसंद एक दूसरे से हुबहू मिलती है, तो हम क्या करें? वैसे भी बाबूजी, ये बैल बूट वाले सूट हम 5 में से किसी को पसंद नहीं। अपनी बेटियों का एक समान स्वर शब्द सुनकर ब्रिजेश बोलता है, अरे देख रही हो अनुराधा, इन 5 बहनों की पसंद परवान चढ़ती जा रही है।
अजी मेरा जिया तो इन पांचों की एक भांति की पसंद से पहले ही भरपूर भयातुर है। कहीं कल शर्मीली के रिश्ते वाले के सामने ये बहनें बतौर ब्याह के लिए एक ही पति की पहल न कर बैठे। ये कहानी है ब्रह्मपुरा गांव में रहने वाली अनुराधा और ब्रिजेश की बेटियों की, जिनकी पसंद नापसंद पूरे तौर से एक दूसरे से मेल खाती थी। दोनों दंपत्ति इस बात से बड़े परेशान रहते थे। रात के पहर का पड़ाव पार होने के साथ अगला दिन दस्तक देता है, जहां कुंती अपने बेटे प्रीतम के साथ ब्रिजेश के घर आती है। बैठिए बहन जी, ये मेरी 5 बेटियां रमीला, शर्मिला, करीना, करिश्मा और सोनम। भाई साहब, अगर आपके पांचों पांडवी का पुख्ता परिचय हो गया हो तो ये भी बयान कर दीजिए कि ब्याह किस बेटी का करना है। बहन जी, ब्याह तो सबसे पहले शर्मिला का होगा कि आखिरकार वो 5 में सबसे बड़ी जो है। ये सुनकर ब्रिजेश की बिटिया उस पर बिगड़ते हुए बोलती है, बाबूजी, शर्मिला की शादी की बात भूल जाइए, क्योंकि प्रीतम मुझे पसंद है। आहा, आई बड़ी प्यार जाने, मुझे प्रीतम से पहली नजर वाला प्यार हो गया। प्रीतम की दुल्हनिया तो करीना ही बनेगी। बिल्कुल नहीं, प्रीतम से ब्याह तो करिश्मा करेगी। तुम चारों सिर्फ शादी के ख्याली लड्डू पकाओ और खाओ, क्योंकि प्रीतम से शादी तो सोनम की होगी। बंद करो ये बकैतियां, वरना तुम चारों बहनों के ब्याह और बारात के सपने को जनाजे में बदलकर 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दूंगी। फिर घूमती रहना चिरमखी चुड़ैल बनकर। हम चारों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी। या तो प्रीतम से हम 5 बहनों का ब्याह होगा या फिर किसी का नहीं। अरे मेरी बेबाक बेटियों, ये सतयुग नहीं जब द्रौपदी ने खुद को 5 पतियों के बीच बंटवारा किया था। वो हम नहीं जानते। प्रीतम ही हम 5 के पति बनेंगे, बस। मुझे मंजूर है, मैं तुम 5 से शादी करूंगा। अरे प्रीतम पगला हो गया है क्या? आज के दौर में 5 पत्नियां। माँ, आप ही तो कहती है ना कि कभी किसी औरत जात का दिल मत दुखाना। अब ये 5 आपकी बहू बनेंगी। फिर क्या था, अग्नि के साथ फेरों के साथ बेचारा प्रीतम प्यारा बन जाता है, 5 पत्नियों का पति, या फिर यूं कहें कि 5 बीवियों के बलि का बकरा। मेरी प्यारी 5 बहुओं, इस कलश को अपने शुभ कदमों से गिराकर इस घर की आबादी बढ़ाओ। मेरा मतलब ससुराल में समाओ। 5 बहुएं एक साथ कलश को जोरदार पांव लगाती हैं, जिसे देख कुंती बिगड़ते हुए कहती है, वाह क्या सिक्सर मारा है। शुक्रिया सासू माँ। वो क्या है नमा जी, हम 5 बहनों में क्रिकेट और हॉकी खेलने का बड़ा शौक शुमार है। अरे बस करो अपनी पसंद का बखान। 5 बहनें एक ही थाली की चट्टी बट्टी बनी डोलती हैं। इससे पहले कि मेरे गुस्से का गुबार फूटे, अपने कमरे की ओर रुखसत हो जाओ। सास के स्वर सुनकर 5 बहुएं प्रीतम का हाथ पकड़ लेती हैं। अरे कम बख्तो, अब तुम 5 यूं मेरे बेटे पर धावा क्यों बोल रही हो? सासू माँ, ये तो हम बहुओं का अधिकार है। बतौर ब्याह कर प्रीतम हम 5 के पति बने हैं। 5 प्रीतम को कमरे में ले आकर कहती हैं, ये लो पतिदेव, मैंने आपके लिए केसर का दूध बनाया है। अरे ओ चटकचोरनी, तूने भी केसर का दूध बनाया है? मैंने भी अपने पतिदेव के लिए यही बनाया है। अरे आज हमारी ये पसंद मिलना तो 100% लाजमी है। चलो पतिदेव, एक एक करके 5 का गिलास खत्म कर दो। प्रीतम 5 के हठीलेपन के कारण दूध खत्म करके बोलता है, अरे मेरी मंद बुद्धि बीवियों की बला से दूध पीकर मेरा पेट फटने को हो रहा है। तू तो गया प्रीतम प्यारे। बेचारा बीवियों का मारा प्रीतम पूरी रात घर में घूमता है। सुबह, अरे प्रीतम, तू इतनी भोर को भूत की तरह घर में क्यों भटक रहा है? पूछो मत माँ, कल रात 5 पत्नियों ने परेशान कर दिया। बेटा, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ये 5 बहुएं हमारे लिए बवासीर न बन जाए। एकाएक सामने से आती 5 बहुओं को देख कुंती बात बदलते हुए कहती है, आओ पधारो मेरी 5 बहुरानियों। आज तुम 5 को चूल्हा पूजन में कुछ मीठा पकाना है, तो शुरू हो जाओ। कुछ देर बाद 5 बहू अपने बनाए खाने के साथ बाहर आती हैं, जिसे देख कुंती हाथ मलते हुए बोलती है, चलो, कुछ नहीं तो 5 बहुओं के आने से 5 तरह के मीठे नए पकवान चखने को मिलेंगे। जैसे ही कुंती बहुओं के लाई खाने के बर्तन का ढक्कन हटाती है, वह हैरत अंगेज होकर कहती है, बेड़ा गर्क हो इन बहुओं का, 5 को मीठे में हलवे के सिवा और कुछ नहीं सूझा। इस पर 5 एक दूसरे पर बिगड़ते हुए बोलती हैं, तुम चारों को मेरी नकल करते शर्म नहीं आती?
माँ जी, सबसे पहले हलवा मैंने बनाया। इन चारों ने जानबूझकर मुझे डाह की है। तुम चारों चांडाल ने मेरी नकलची की है। अरे मेरी नासपीटी नकारा बहू, इस हलवे के पीछे हाहाकार मचाने से कुछ नहीं होगा। सारा मसला तुम पांचों की पसंद है। अच्छा, सो तो बदलने से रही माँ जी। सास के लाख समझाने के बावजूद पांचों की पसंद में कोई बदलाव नहीं। कभी पांचों एक ही कपड़े के पीछे सारा बाजार टटोलती, तो कभी एक ही पसंद का खाना पकाती, जिसे देख कुंती कहती है, तुम बहुए आजकल अन्न की बहुत बर्बादी कर रही हो। कल पांचों की पांचों ने पाव भाजी बनाकर बड़ी तादाद में बर्बादी की है। देखो, तुम पांचों को अपनी पसंद को बदलाव देने की जरूरत है। एक दूसरे की नकल करके तुम पांचों का परिचय पिछड़ रहा है। देखिए प्रीतम जी, हम पांचों को एक जैसी आदत पड़ चुकी है, जो बदलने से रही। हमें एक जैसा दिखना ही पसंद है ना बहनों? बिल्कुल। ये सुनकर प्रीतम चुप्पी साध लेता है। अगली सुबह उन पांचों को एक खत मिलता है, जिसमें लिखा था, मेरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी तुमने अपनी मनमानी की। तुमसे शादी महज मेरी भूल थी। मैं जा रहा हूँ। जब ये खत तुम पांचों तक पहुँचेगा, मैं जा चुका हूँगा। मेरी माँ का ख्याल रखना। इस खबर से पांचों बहुओं को बेहद पछतावा होता है। पति को खोने के बाद पांचों अपनी पसंद को पूरी तरह बदल देती हैं। अब प्रत्येक बहू अलग खाना बनाती, अलग पहरावा पहनती। इस बीच सप्ताह भर का पड़ाव पार हो जाता है। काश प्रीतम देख पाते कि हम पांचों बहुओं की पसंद बदल गई है। तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया। प्रीतम को अपने सामने पाकर पांचों स्तब्ध हो जाती हैं। मगर आप तो हमें छोड़कर चली गई थी। वो सब महज एक मिथ्या था। मगर क्यों? ताकि तुम्हें सबक मिले। अगर मैं जाता नहीं तो तुम पांचों की पसंद में परिवर्तन नहीं आता। शुक्रिया माँ जी, आपकी बदौलत हम बहू अपनी पहचान से वाकिफ हुई। अब हमारी पसंद एक दूसरे से एकदम परे है। आखिरकार सास की सूझबूझ से उसकी पांचों बहुओं को बदलकर नया आयाम देती है। जिस प्रकार मनुष्य का परिचय उसका पुख्ता प्रमाण है, उसी प्रकार परिवर्तन जीवन का आधार है। दो बहुओं में पति का बंटवारा। वो शनिवार की सांझ थी जब अनिल देर रात दफ्तर से थका मांदा घर लौटता है, जहां उसकी दो पत्नियां थी। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। दरअसल अनिल की दो बीवियां थी। दोनों के बीच सगी बहन का संबंध था। अनिल, आप आ गए? बैठ जाइए। मैंने आपके लिए भरवा करेले बनाए हैं, आपको बेहद पसंद है। अविका, अनिल आज करेले नहीं बल्कि मेरी बनाई सब्जी खाएंगे, वो भी कद्दू की। जी जी, क्यों भी मतलब हर घड़ी बैरन बहन बनकर मेरे आड़े आती हो। मेरे पति करेले ही खाएंगे। तुम्हारी खुद की जुबान में मिठास तो है नहीं, अब ये कड़वे करेले खिलाकर अनिल की जुबान का जुलूस निकालना चाहती हो। अनिल करेले ही खाएंगे बस, कद्दू करेले। दोनों बहनों के बीच का शोरगुल सुनकर कमरे के भीतर से भगवती निकल आती है और माथा पकड़कर कहती है, हे ईश्वर, तुम दोनों बहनों ने फिर बैरन की तरह लड़ना शुरू कर दिया। सासू माँ, इस सौतन को लेकर जाओ, इसी ने सारा घर सर पर उठा रखा है। सही मायने में सौतन तो तू है। मैंने तो सोचा था कि अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से करके दोनों बहनें सहेली बनकर रहेंगे, मगर क्या पता था कि मेरी सगी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी। दो बहनों के बीच मुठभेड़ होता देखकर अनिल के गुस्से का गुब्बार फूट पड़ता है। उसकी चीख पूरे घर में चकाचौंध हो जाती है। अरे बस, बहुत हो गया। अरे ऐसा एक दिन नहीं गुजरता जब तुम दोनों बहनों के बीच में मुझे लेकर बवाल ना हो। पति की फटकार सुनकर अविका की आंखों से आंसुओं की बौछार बरसने लगती है और बड़े बोझिलता के वह बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आकर अविका की जांच पड़ताल करते हैं। मुबारक हो, जल्दी आपके घर नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये खबर सुनकर संध्या स्तब्ध रह जाती है। वह दौड़ते हुए एकांत में आकर कहती है, इसी खुशी की बेला के लिए तो तूने अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से कराया था, तो आज जब सालों का सपना साकार हो रहा है तो तेरा कलेजा क्यों कचोट रहा है? ये बोलकर संध्या सिसकते हुए अपने बीते दिनों में खो जाती है। अग्नि के 7 फेरों के साथ संध्या की शादी अनिल से हो जाती है। दुल्हन के लिबास में सजी धजी संध्या ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। बहू, इस कलश को अपने शुभ कदम से गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। शादी की रात अनिल संध्या से कहता है, संध्या, जब तुम्हें पहली दफा देखा था तुम्हारी सादगी ने मेरे मन को भीतर तक सराबोर कर दिया। आज तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाकर
मुझे जीवन का सार मिल गया। ये सुनकर संध्या की आंखों से खुशियों की बदरी बरसने लगती है। दोनों दंपत्ति अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह भगवती आंख मलते हॉल में आती है। ये इतने भोर सवेर रसोई घर में कैसे खटर पटर है। जैसे ही भगवती रसोई घर का रुख करती है तो संध्या कहती है, माँ जी नहा धो लीजिए, खाना तैयार है। सच कहा है पुरानियों ने कि बहुएं ससुराल की सास हैं। सचमुच बहू, तेरे आने से मेरे बेरंग घर में बाहर आ गई है। बस अब जल्दी से मेरी दादी बनने की आस को पूरा कर दे। ये सुनकर संध्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। दिन, सप्ताह और महीनों के मंजर में बदलते जाते हैं। इस बीच 5 साल का पड़ाव पार हो जाता है। एक सुबह, बहू तैयार हो जा, आज हमें डॉक्टर के पास जाना है तेरी जांच पड़ताल के लिए। फिर दोनों सास बहू अस्पताल आती हैं, जहां महिला डॉक्टर संध्या की जांच पड़ताल करके बोलती है, माताजी मुझे ये बयान करते बहुत खेद है, मगर अभी भी या भावी भविष्य में आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। दुखद खबर के साथ दोनों सास बहू घर आईं। एक सप्ताह बाद भगवती संध्या से कहती है, बहू, डॉक्टर के शोध से ये साफ हो चुका है कि तू माँ नहीं बन सकती। अनिल का दूजा ब्याह न हुआ तो इस खानदान का नाम मेरे बेटे के साथ बुझ जाएगा। माँ जी, इस घर की पीढ़ी बढ़ेगी। मैं अनिल का ब्याह अपनी बहन से कराऊंगी। उसी पलछिन अनिल दरवाजे से दस्तक देता है। संध्या, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन से ब्याह नहीं करूंगा। अनिल, मेरी बात मान लीजिए। मेरी बहन ब्याह कर आएगी तो हम बहनों के बीच सौतन नहीं बल्कि सहेलियों की साझेदारी होगी। मेरे कोख को बांझपन का दीमक लग चुका है। इस घर का वंश आपके ब्याह पर टिका है। अनिल संध्या की बात मानकर अविका से ब्याह कर लेता है। संध्या अविका को समझाते हुए कहती है, अविका, अनिल से तुम्हारे ब्याह के साथ हम बहनों का नाता बदल गया है, मगर हम बहनें सौतन नहीं सहेली बनकर रहेंगी। इस तरह दोनों बहनें बतौर एक ही शख्स की बीवी बन बैठती हैं। कुछ दिन बाद, अविका, नाश्ता रेडी है ना? हाँ अनिल, ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। अविका, ऐसा भी कौन सा काला जादू कर दिया तुमने जो आजकल अनिल मुझे एक नजर देखते भी नहीं? पहले मेरे पति की जुबान मुझे पुकारते नहीं थकती थी। अरे जीजी, आप तो अपनी बहन पर बिन बात बिगड़ रही हो। कोई भी बात नहीं। ये लो अनिल, ऑरेंज जूस। अविका, आज अनिल अनार का जूस पियेंगे। शादी की सप्ताह भर भी नहीं हुआ, मेरे पति का उतना दुबला पतला शरीर कर दिया तुमने। दोनों बहन बिगड़ते हुए बेचारे अनिल का हाथ पकड़कर खींचातानी करने लगती हैं। अरे बंद करो तुम दोनों बहनें ये बहसबाजी। जूस के पीछे लड़ झगड़ कर मेरा जुलूस निकाल दिया। अनिल बेबाक बुरा मुंह बनाकर बिना नाश्ता किए दफ्तर रवाना हो जाता है। फिर एक दिन, अनिल, बड़ा अरसा हो गया तुम्हारे साथ कहीं गए। आज संडे है, मैं तुम्हारे साथ सुनहरा समय बिताना चाहती हूँ। ठीक है संध्या, तैयार हो जाओ। अनिल फौरन हामी भर देता है। कुछ ही देर में दोनों दंपत्ति दरवाजे से बाहर दस्तक देने ही वाले थे कि अविका बोलती है, अनिल, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें याद है तुमने मुझे संडे शॉपिंग का वादा किया था? अविका, अनिल इस पल मेरे साथ बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर अविका बिगड़ते हुए अनिल का हाथ खींचते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, अनिल सिर्फ मेरे साथ जाएंगे। अरे सारा वक्त तो अनिल के साथ फेविकॉल की तरह चिपकी रहती है, तब भी चैन नहीं क्या? दोनों बहुओं के बीच बढ़ते बवाल को देख भगवती बोलती है, हे ईश्वर, ये दोनों बहुएं मेरे बेटे के लिए बाधा बनती जा रही हैं। अरे बड़ी बहू अविका को जाने दे, तू फिर चली जाना। क्यों माँ जी, एक ही बहू क्यों बलिदान देती रही? इससे पहले अनिल मेरे पति हैं। मुझे क्या पता था कि मेरी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी। अरे बस करो दोनों बहनें, मुझे कहीं नहीं जाना। गुजरते समय के साथ दोनों बहू के बीच पति का बंटवारा परवान चढ़ गया। आइए देखते हैं अंत में क्या हुआ। अविका के गर्भावस्था के दौरान सारा काम संध्या के सर पर आ जाता है। माँ जी, बस अब ये सारा काम मुझसे न होगा। आपने एक बहू को बुलंदियों पर बैठा रखा है और एक बहू को बाई बना रखा है। मैं अपने पति को इस बैरन बहन के साथ और नहीं बांट सकती। ये सौतन मेरे गले की फांस बन गई है। मुझे सौत न कहना, बतौर बिहार रचाकर इस घर की बहू बनी हूँ। तुमने अपनी मर्जी से अपना सिंदूर मुझे साझा किया था। मुझे तुम्हारी सौतन बनने का शौक नहीं था। अनिल, चलो मेरे साथ।
मेरे पति कहीं नहीं जाएंगे। दोनों बहू अनिल की बाह खींचने लगती हैं, जैसे उनके बीच बंटवारा हो रहा हो। ये देख भगवती बोलती है, बस करो मेरी बेअकल बेबाक बहुओं, अब तुम दोनों सिर्फ अपनी सास की सुनोगी। आज मैं अपने बेटे का तुम दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करती हूँ, तब जाकर ही तुम बहनों का बवाल थमेगा। अब अनिल 1 सप्ताह संध्या के साथ और 1 सप्ताह अविका के साथ रहेगा। इस बीच तुम बहनों ने एक दूजे की डाह की तो मैं तुम दोनों को उस दरवाजे से दफा कर दूंगी। ये सुनकर दोनों बहुएं आंखें बड़ी करके बोलती हैं, माँ जी, हमें मंजूर है। हम दोनों बहनें एक दूजे से अपने पति का बंटवारा करने को तत्पर तैयार हैं। हाँ माँ जी। इसके बाद अनिल सुकून भरी सांस लेते हुए मन में बोलता है, शुक्र है इस बंटवारा से मैं रोजाना इन बहनों के बवाल से बाल बाल बच गया। इस तरह भगवती देवी दोनों बहुओं के बीच अपने बेटे का बंटवारा कर देती हैं, जिसके बाद दोनों सौतन से सहेली बनकर एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगती हैं। रामपुर गांव में सोहन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। एक समय था जब वो अपने आम के पेड़ों से बहुत सारा लाभ कमाया करता था, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसके आम के बागानों की दशा काफी बिगड़ गई और उसके रसीले मीठे आम कीड़े लगे भद्दे आमों में बदलने लगे और सोहन को भारी नुकसान होने लगा। निराश मन के साथ वो अपनी पत्नी राधा से आकर कहता है, न जाने हमारे आम के बागानों को किसकी नजर लगी है। पिछले 3 सालों से लगातार सड़े गले आम ही क्यों उग रहे हैं। सोहन की बात सुनकर राधा चिंतित होकर कहती है, अब क्या होगा? हमने पहले ही साहूकार से मोटी रकम ले रखी है, वह किसी भी पल आता ही होगा। आज हम उसको क्या जवाब देंगे? दोनों सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक दरवाजे पर साहूकार की दस्तक होती है और वो गुस्से में दरवाजा पीटते हुए कहता है, क्यों रे सोहन, तूने तो कहा था कि आज मेरे पैसे मिल जाएंगे, कहाँ है मेरे पैसे? मुझे थोड़ा समय दो साहूकार। साहूकार जी, मैं जल्दी आपको पैसे दे दूंगा। पर तू तो आज मेरे पैसे देने वाला है। फिर हम आपके पैसे आज ही देने वाले थे, पर हमारे आम के बागानों में इस साल भी सड़े आम ही उगे हैं। मुझे तुम्हारे आम के बागानों से क्या मतलब, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वो भी आज के आज, समझे? हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूँ। 3 दिन में मुझे मेरे पैसे चाहिए, कहीं से भी, वरना मैं तेरे घर और तेरे आम के बागान पर कब्जा करके अपना पैसा वसूल कर लूंगा। साहूकार अपनी अमीरी का धौंस झाड़ते हुए सोहन को धमकी देकर वहां से चला जाता है और राधा रोते हुए कहती है, इतने कम मोहलत में इतनी बड़ी कीमत कैसे चुकाएंगे? सभी आम थोड़ी खराब होंगे, कुछ तो ठीक होंगे। चलो हम उनको तोड़कर बेचने की कोशिश करते हैं। अगले ही पल राधा हाथों में बड़ी टोकरी लेकर सोहन के साथ आम के बागान में पहुंचकर आमों की दुर्दशा देखते हुए कहती है, एक साथ सभी पेड़ों के आम कैसे सड़ गए हैं? ऐसे तो साहूकार हमारे घर पर कब्जा कर लेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोहन हिम्मत हारकर एक सूखे से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जो और कहीं से नहीं बल्कि उसी सूखे पेड़ से आ रही थी। सोहन झटके से उठकर सामने रखी भरी बाल्टी का पानी उस आम के सूखे पेड़ की जड़ों में डालता है, जिसके बाद वो हरे भरे सोने चांदी के आम से लदे पेड़ों में बदल जाता है, जिसे देखकर राधा कहती है, ए जी, ये तो जादुई सोने चांदी के आम का पेड़ है। हाँ देखो, एक साथ कितने सारे सोने चांदी के आम लद गए। हाँ, इस पर तो सोने चांदी के आम लद गए भाई। दोनों आंखें बड़ी करते हुए चमकते हुए आमों को देख रहे होते हैं। तभी सोने का जादुई आम कहता है, शुक्रिया मानव, आज तुमने इस आम के सूखे पेड़ में पानी देकर हमें जीवन दान दिया है। ये कैसा जादुई सोने का आम है जिसका हमारी तरह ही नाक, मुंह, आंख सब कुछ है? अरे और तो और, ये सोने चांदी के आम बोल भी सकते हैं। ये तो कुदरत का करिश्मा है। हम कोई साधारण आम का पेड़ नहीं, जादुई सोने चांदी के आम है। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बस इतना कर दो कि मेरे आम के पेड़ की बिगड़ी दुर्दशा को सुधार दो। इतनी सी बात, ये लो। जादुई सोने और चांदी के आम अपनी आंखों से जादू से सभी बागानों की दशा को सुधार देते हैं, जिसके साथ सारे सड़े गले आम रसीले मीठे आम में बदल जाते हैं। साथ ही सोने चांदी के आम अपने अंदर से ढेर सारा सोने और चांदी के आम निकाल कर कहते हैं, सोहन,
इस सोने चांदी के आम को ले जाकर बाजार में बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर लो, और जब भी तुम्हें और सोने और चांदी के आमों की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक हमें बताना। दोनों पति पत्नी गिरे हुए सोने और चांदी के आमों को इकट्ठा करके अपनी टोकरी में भरते हुए घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शाम को सोहन सोने और चांदी के आमों को बेचकर ढेर सारे पैसे ले आता है और साहूकार के पास आकर कहता है, साहूकार, ये लो तुम्हारी रकम, अब मेरे ऊपर तुम्हारा कोई उधार नहीं। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर साहूकार खुद से कहता है, इतनी जल्दी सोहन ने उधार का पाई पाई कैसे चुका दिया? कहीं इसके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? पता करना पड़ेगा। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। सोहन जादुई सोने चांदी के आम को बेचकर बड़ा सा घर खरीद लेता है। इसके साथ ही जब भी कोई सोहन से मदद मांगने आता तो सोहन उसी जादुई सोने और चांदी के आम से सोने के आम लेकर और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उससे लोगों की मदद करता है। एक दिन उसकी भाभी रेवती और भाई सुरेंद्र उसके घर आते हैं और सोहन कहता है, अरे भैया भाभी, आप दोनों बिन बताए। वो क्या है ना देवर जी, तुम्हें देखे अरसा हो गया था तो सोचा तुमसे मिलने चले आए। चापलूसी करना तो कोई इन दोनों से सीखे। क्या बात है छोटे, तू तो कुटिया से सीधा महल में पहुंच गया, इसका राज क्या है? अगर इनको पता लग गया कि हमारे पास सोने और चांदी के जादुई आम के पेड़ हैं, तो ये उन्हें तोड़ ले जाएंगे। मेहनत और क्या। ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। एक दिन की बात है, सोहन बागान के पेड़ पौधों की देखभाल कर रहा था। तभी साहूकार छुपते हुए ये देखकर कहता है, सोने और चांदी के आम? तो सोहन के अमीरी का कारण ये जादुई आम के पेड़ हैं। सोहन के जाने के बाद साहूकार आम के बागान में पहुंचकर कहता है, ओ जादुई आम के पेड़, चल मुझे ढेर सारे सोने चांदी के आम दे। लालची साहूकार जादुई आम के पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिसके साथ जादुई सोने चांदी के आम काले सड़े आम में बदलकर गुस्से में उससे गिरते हुए कहते हैं, तुम एक लालची किस्म के इंसान हो। ये कैसा जादुई आम का पेड़ है जो सोहन के लिए सोने चांदी के आम में बदल जाता है और मेरे लिए सड़े गले आम में बदल गया? साहूकार जादुई आम को प्राप्त करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे मुंह की खानी पड़ती है। थक हार कर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन के लालची भाई भाभी आधी रात को कुल्हाड़ी लेकर जादुई आम के बागान में पहुंच जाते हैं, जहां रेवती कहती है, ये जादुई आम के पेड़ हमें ढेर सारे सोने चांदी के आम दे। अरे ये जादुई आम का पेड़ हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि ये पेड़ सिर्फ हमारे कहने पर सोने चांदी के आम निकालते हैं। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? आप दोनों को चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुझे कहते, हे जादुई आम के पेड़, मुझे ढेर सारे सोने चांदी के आम दे। सोहन के कहते ही चांदी के आम के अंदर से ढेर सारे चांदी के आम और सोने के आम के अंदर से सोने के आम बरसने लगते हैं, जिसे सोहन ने उन दोनों को दे दिया। सोहन, तुम बहुत भले हो। हम चाहते हैं कि तुम इस आम के बागानों की सुरक्षा के लिए ऊंची दीवार जुड़वाकर दरवाजा लगवा दो, ताकि कोई भी लालची इंसान अपनी मर्जी से हमें तोड़ न सके। ये सभी सोने चांदी के आमों को बेचकर इस आम के बागान को सुरक्षित कर दो, ताकि आने जाने वाले की नजर हम सोने और चांदी के आमों पर न पड़े। हाँ, ये सही है। जादुई आम के पेड़ों की बात सुनकर सोहन बागानों को चारों ओर सुरक्षित कर देता है, जिसके बाद कोई भी बिना उसकी मर्जी के वहां नहीं आ जा सकता। अनाथ भाई बहन का बर्गर व्यापार। शारदा शहर की पुरानी पिछड़ी बस्ती में अपने 10 बरस के बेटे सोनू और 15 बरस की बेटी मानवी के संग रहा करती थी। एक रोज अचानक उसने सदा की खातिर आंखें मूंद ली, जिसके साथ उसके बच्चों पर दुख का बड़ा मंजर छा गया जब उनकी माँ कच्ची उम्र में उन्हें छोड़ गई। दोनों उसके शव पर माथा रखे रो रहे थे। माँ, माँ उठ जाओ, मुझे भूख लगी है माँ, उठो ना। मानवी दीदी, माँ बोलती क्यों नहीं? माँ। सोनू उसे खूब झकझोरता है, मगर शारदा टस से मस नहीं होती। तभी मानवी कहती है, माँ, हमको हमेशा के खातिर छोड़कर जा चुके हैं सोनू, हम अनाथ हो चुके हैं। शारदा की आंखें बंद हुए देर नहीं हुई थी कि उसी पल बस्ती का मालिक धनी सेठ उन्हें घर से निकाल बाहर करता है। आप हमें हमारे घर से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? माँ ने आपका किराया भरा तो था।
लालची धनी सेठ गुस्से से भौएं चढ़ाकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हुए दबदबा जाहिर करता हुआ कहता है, अरे ये घर तुम्हारे बाप का नहीं यतीमो, चलो दफा हो जाओ। और हाँ, आइंदा इस बस्ती में दिखाई मत पड़ना, वरना टांगे तोड़कर रख दूंगा। दोनों भूख से बेहाल रोते बिलखते हुए एक सड़क किनारे चलने लगते हैं। तभी मानवी अपने मन में सोचती है, पिताजी तो पहले ही माँ को छोड़कर गए थे, अब हमारे सर से माँ का साया भी उठ चुका है। मेरे भाई की जिम्मेदारी अब मेरे सर पर है। चलते चलते वे दोनों एक बर्गर वाले के पास आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देख बर्गर वाला कहता है, अरे कहो बच्चों, कौन सा बर्गर खिलाऊं, आलू का या पनीर का? मुझे पनीर का बर्गर खाना है। वो झटपट से 2 बर्गर तैयार करके दोनों भाई बहन को खाने को दे देता है। थोड़ी देर बाद, हाँ चलो, अब मेरे पैसे लाओ। अंकल, हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या कहा, पैसे नहीं है? अरे तो फिर बर्गर कैसे ठूंसा? हम भाई बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपके पास हमारे खातिर कोई काम है तो बताइए, हम सारा काम कर देंगे। ये सुन बर्गर वाला अपने मन में विचार करके कहता है, अरे मैं इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर कम पगार में इन दोनों भाई बहन से अधिक काम कराऊं तो कैसा रहेगा? उस रोज से दोनों भाई बहन बर्गर वाले के ठेले पर काम करने लगे थे। नन्हा सोनू प्लेट धोया करता तो वहीं दूसरी ओर मानवी दिन भर बर्गर तैयार किया करती। तब जाकर उन्हें एक बर्गर खाने को मिलता। तकरीबन 1 महीना यूं ही गुजरने को आ जाता है और मानवी कहती है, आज 1 महीना पूरा हो गया है, हमारी पगार? हाँ, ये रहा तुम दोनों भाई बहन का 1000 रुपया महीना। उस पैसे को देखकर मानवी बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है, इतने कम पैसे में तो बर्गर का बड़ा काम करना बड़ा ही कठिन है, मगर मैं छोटी सी शुरुआत तो कर ही सकती हूँ। कहते हैं ना, अक्सर छोटे कदम बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। ऐसा ही सोचकर मानवी बर्गर बेचकर एक शुरुआत करती है। सस्ती बर्गर, आओ आओ और खाओ, एकदम ताजा मजेदार चटकेदार बर्गर। दोनों बच्चों की बोली सुनकर रुबीना नाम की एक लड़की उनके ठेले पर आकर कहती है, अरे बेटा, जरा एक पनीर बर्गर तो देना। मानवी खुश मन से उसे बर्गर बनाकर देती है, जिसे खाते ही रुबीना उसकी सराहना करते हुए कहती है, वाह, क्या बेहतरीन बर्गर बनाया है तुमने। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट बर्गर नहीं खाया था। इतनी कम उम्र में इतना नपा तुला हाथ, काबिले तारीफ है। जी शुक्रिया आंटी जी। भाई बहनों के बर्गर की कम कीमत देखकर बर्गर खाने वाले लोगों की बड़ी भीड़ हर पल के साथ उनके पास बढ़ती जा रही थी, जिससे मानवी को विशेष कमाई होना शुरू हो चुकी थी। मानवी एक भाड़े के घर में अपने भाई के साथ रहने लगी थी। माँ अन्नपूर्णा की दया से मेरे बर्गर का ठेला अच्छा जम चुका है। अब मैं अपने भाई को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकती हूँ। 15 साल की मानवी अपने भाई का दाखिला कराती है। अब धीरे धीरे सोनू के भीतर भी होशियारी समाने लगती है। एक रोज वो कहता है, मानवी दीदी, अब से मैं भी आपके बर्गर के इस काम में हाथ बटाऊंगा। सोनू के स्कूल जाने के बाद मानवी अकेले ही बर्गर तैयार करती थी, मगर जिस दिन सोनू की छुट्टी हुआ करती, सोनू अपनी बहन के साथ मिलकर बर्गर बनाया करता था। मानवी दीदी, मेरे मन में एक ख्याल आया है। अच्छा, तो क्या ख्याल आया है मेरे राजा भैया के मन में? आप दिन भर एक ही जगह बर्गर का ठेला लगाकर खड़ी रहती हैं। इसे तो भला है कि हम अपने बर्गर के ठेले को लेकर गांव-गांव घूमें, ताकि जिन लोगों तक बर्गर का स्वाद नहीं पहुंचा है वो भी इसे खा सकें, ताकि हम भाई बहन और अच्छा कमा सकें। सोनू के व्यापारी सोच से मानवी के बर्गर को और ज्यादा पहचान बटोरने का राह खुल चुकी थी। वो ठेले को लिए एक गांव के भीतर आते हैं, जहां सोनू कहता है, बर्गर, एकदम सस्ता मजेदार बर्गर खाओ, आओ आओ प्यारे दोस्तों। सोनू की आवाज सुन झुमरी नाम की औरत उसके पास आकर कहती है, का हो बचवा, ये टनाटन बोली के साथ का बेचत हो? अरे ये तो डबल रोटी है। काकी, ये डबल रोटी नहीं, इसे बर्गर कहते हैं। एक बार खाकर देखिए, ना पसंद आए तो भले 1 पैसे मत देना। मानवी की बोली से लोभ में आकर झुमरी बर्गर खाकर कहती है, अरे वाह, गजब चचा, ये लपेटुआ भाजी रोटी का स्वाद तो बहुत नेक है। एक तो और ही देना। सोनू, मानवी एक और बर्गर उसे देती है, जिसके बाद गांव के और भी लोग उसके पास आ जाते हैं और वहां पर बहुत भीड़ जमा हो जाती है। अपनी दीदी की मदद करो, जल्दी से मुझे टमाटर प्याज के बारीक टुकड़े काट कर दो।
मानवी झटपट से आलू की गोल टिकिया तवे पर तैयार करके तेज तरार अंदाज में कई बर्गर तैयार करके लोगों को खाने को देती है, जिससे दोनों भाई बहनों की वाहवाही छा जाती है। उस सांझ दोनों बेहद ही जल्दी घर लौट आते हैं। तकरीबन 2 महीने बाद अब मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, साथ ही मुझे अब काफी तरह के बर्गर बनाना भी आ चुका है। क्यों ना मैं बर्गर का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दूं, क्योंकि सोनू भी मेरा हाथ बटाने लगा है। मानवी एक खाली पड़ी दुकान को खरीद कर उसे रेस्टोरेंट में बदलकर बर्गर बेचना शुरू कर देती है, जहां अमीर तबके के लोग आकर उनके बनाए बर्गर खाते थे। अगर मुझे अपने बर्गर का दाम बढ़ाना होगा तो उसकी गुणवत्ता भी और ज्यादा बढ़ानी होगी, ताकि जिसके खातिर अब मुझे अपने बर्गर में चीज की मात्रा के साथ शिमला मिर्च शामिल करनी होगी, ताकि लोगों को कुछ नया टेस्ट करने को मिले। बर्गर में हुए बदलाव से मानवी का रेस्टोरेंट खूब फलता है। रेस्टोरेंट में आई आशना नाम की एक लड़की उससे कहती है, तुम्हारी बनाई बर्गर सचमुच बहुत टेस्टी हैं, मगर अगर तुम अपने इन बर्गर के साथ गोलगप्पे और टिक्की शामिल कर दो तो भविष्य में तुम्हारा बर्गर का रेस्टोरेंट कभी ठप नहीं होगा, बल्कि आसमान की बुलंदियां चढ़ता जाएगा। आशना के जाने के बाद सोनू कहता है, मानवी दीदी, मेरी कक्षा अध्यापिका कहती है कि एक चीज पर आश्रित नहीं होना चाहिए। एक बार बर्गर के साथ गोलगप्पे शामिल करके देख लेते हैं। अगले दिन से मानवी बर्गर के रेस्टोरेंट में गोलगप्पे शामिल करती है, जिससे उसके रेस्टोरेंट की हर एक टेबल पर लोगों की भरमार थी, जिसे देख मानवी अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, देख रही हो माँ, जिन बच्चों को लोगों ने अनाथ यतीम कहकर दुत्कार दिया था, आज वो दोनों बर्गर का व्यापार करके फर्श से अर्श पर आ चुके हैं। दोनों भाई बहनों की बड़ी सोच और बर्गर के बड़े व्यापार से उन्हें बेधड़क कमाई होती है, जिससे मानवी बड़ा सा घर बार खरीद कर अपने भाई को बेहद अच्छी परवरिश देती है और बर्गर के रेस्टोरेंट के साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी कर लेती है। ये थी हमारी अनाथ भाई बहनों के बर्गर व्यापार की कहानी।